हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के जीएस मेंस क्रैश कोर्स में। तो दोस्तों, आज के क्रैश कोर्स में हम एथिक्स से केस स्टडी को सॉल्व करेंगे। केस स्टडी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एथिक्स यानी जीएस 4 पेपर का, और आपको पता होना चाहिए कैसे केस स्टडीज़ को अप्रोच किया जाए। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम देखेंगे कैसे रीड किया जाए केस स्टडी को, उसमें से इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो है या इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो कैसे समझे जाए, कैसे अप्रोच किया जाए केस स्टडी को, और कैसे उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब ये जो केस स्टडी है, पहले तो मैं इसे केस स्टडी को रीड करूंगा, फिर उसका अप्रोच बताऊंगा, और फिर बाद में हम उसे सॉल्व करेंगे। सो केस स्टडी कहती है, यू हैव ऑलवेज स्ट्रगल्ड इन एकेडमिक्स, you have already failed the 12th board exam twice. This year you promised your father that you would pass all your tests since you have studied hard this year. Your father works as a peon and struggle to make end meet. Today is the last paper of your exam. On your way to exam center, you witness an accident in which a mother and a child that you know were seriously injured. They required emergency assistance. What would you have done if you had been in this situation? Justify your action with proper reason. तो बेसिक पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर केस स्टडी का जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप जो है आप एग्जाम्स में एकेडमिक्स में थोड़ा सा पीछे हो, थोड़ा स्ट्रगल करते हो, और आप जो है 2 बार फेल हो चुके हो बोर्ड एग्जाम में। और ये जो एग्ज़ाम है बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि आपने अपने पिताजी से प्रॉमिस किया है कि इस बार आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है और आप इसे क्लियर करोगे। आपके पिताजी की जो आय है वो बहुत कम होगी, क्योंकि वो प्योन है और वो स्ट्रगल करते हैं टू मीट दी एंड, यानी टू बेसिकली जो हम कहते हैं लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रगल है उनके। और ये आपका लास्ट पेपर है, आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हो, आपका एक्सीडेंट आप देखते हो, एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें एक बच्ची और उसकी माँ जो है वो ज़ख्मी हो जाती है, जिन्हें आप जानते हो। ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप जो एक्शन लोगे उसकी आपको जस्टिफिकेशन भी देनी पड़ेगी, यानी रीज़न भी देना पड़ेगा। ये बेसिक इस पर्टिकुलर केस स्टडी का हम कह सकते क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे अप्रोच कैसी होनी चाहिए केस स्टडी की, यानी हर एक केस स्टडी अलग अलग तरीके से अप्रोच की जा सकती है, बट एक कॉमन मिनिमम एक हमारा स्ट्रक्चर होता है। इसको डेफिनेटली ट्वीक किया जा सकता है जैसे हमारी केस स्टडी होगी, क्योंकि केस स्टडी के बाद जो डायरेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये एक डायरेक्टिव क्वेश्चन है, इस पर डिपेंड करता है आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा और आप उसे अप्रोच कैसे करेंगे। तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है अप्रोच क्या है इस पर्टिकुलर केस स्टडी का। तो पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे इस क्वेश्चन को विथ गिविंग ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू। जो भी इशू है पर्टिकुलर केस स्टडी में, आप देखोगे एक क्रक्स होता है, एक जिस्ट होता है केस का, उसको जानना बहुत ज़रूरी है, और इंट्रोडक्शन में हम उसी को कहेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको केस स्टडी जो है उसका जो मर्म है वो पता चल गया है, उसका इशू जो है वो पता चल गया है। तो पहले तो हम इशू बताएंगे, इंट्रोडक्शन में बहुत ही शॉर्ट रखेंगे, क्योंकि हमारा जो बॉडी पार्ट है उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें बतानी है, तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन को शॉर्ट में रखेंगे। तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे, एक बार हमने जिस्ट बता दिया कि स्टेक होल्डर्स कौन है, और अगर हो सके तो उनके इंटरेस्ट भी बताएंगे, यानी इस पर्टिकुलर केस में कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनके इंटरेस्ट जो है वो स्टेक पे लगे, इसीलिए उन्हें हम स्टेक होल्डर कहते हैं, और उनके इंटरेस्ट भी हम बता सकते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में। इसके बाद हम ऑप्शंस देंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं मेरे सामने, और ऑप्शंस देते समय आपको उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों भी गिनाने हैं। इसके बाद आप डिटरमाइन करोगे कि कौन सा ऑप्शन, जो ऑप्शन आप दोगे उसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, और जिसके थ्रू आप एक्चुअली अप्रोच करोगे इस केस स्टडी को, तो वो दोगे, बट एट द सेम टाइम आप उसके रीजंस भी दोगे। और फाइनली आप कंक्लूड करोगे किसी भी केस स्टडी को कुछ मेजर्स देके, यानी केस स्टडी जो इशू के बारे में बात कर रही है उसके कुछ मेजर्स हो सकते हैं जो आप एंड में बताओगे, ताकि जो कंप्लीशन आ जाएगा आपके केस स्टडी को। अब 2 चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है जो आप हमेशा याद रखें, जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको ऑप्शंस देने, तो ऑप्शंस देते समय आप उसके मेरिट और उसके डीमेरिट बताओगे, बट मेरिट और डीमेरिट बताते समय आप कौन से वैल्यूज़ वो ऑप्शन सिक्योर करता है, वो मेरिट जो है वो सिक्योर करता है वो भी बताओगे, और डीमेरिट्स के साथ आप कौन सा वो वैल्यू जो है वो पर्टिकुलर डीमेरिट कॉम्प्रोमाइज़ करता है वो भी आप बताओगे। इसका इंपॉर्टेंट रीज़न ये है, पहली तो चीज़ कि आपका आंसर जो है वो एक एथिकल आंसर जो है वो बनेगा। इसके अलावा आप ये वैल्यूज़ जो है वो कंक्लूजन में बता सकते हो, और आपके पॉइंट्स रिपीट नहीं होंगे। तो इस तरह से आप बहुत ही
इकोनॉमी की तरीके से इस पर्टिकुलर आंसर को डील कर सकते हो। अब हम देखेंगे, हमने अप्रोच देख लिया, बेसिक मोटा मोटी यही अप्रोच होता है। डेफिनेटली जैसे जैसे आपके जो डायरेक्टिव वर्ड्स है या हम कह सकते हैं जो एंड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके हिसाब से जो स्ट्रक्चर वो भी चेंज होता है, तो हम वो हमारे कोर्स में डेफिनेटली पढ़ाते हैं। बट यहाँ पे मैं बताऊंगा एक जेनरिक अप्रोच जो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से डील कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, इंट्रोड्यूस करना है, वी गिविंग अ जिस्ट कि क्या एक्चुअल इशू है इस पर्टिकुलर सिनारियो में। तो इशू क्या है यहाँ पे, यहाँ एक्चुअली आपके सामने एक एथिकल डिलेमा है कि आप जो है, जो आपकी पढ़ाई है और आपका जो एग्जाम है और आपके पिताजी के प्रति आपने जो प्रॉमिस दिया है और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स योर फादर एंड योर स्टडीज, ये एक जगह आपको सामने दिखता है। और दूसरी जगह आपको एक और चीज़ दिखती है कि ये आपकी सिविक ड्यूटी क्या है, कि कोई बंदा जो आपकी सोसाइटी से, जो आप पहचानते हो, जिससे वो आपके कंट्री से है, क्या उसकी मदद आप करोगे या नहीं करोगे, ये आपकी सिविक ड्यूटी बनती है। तो ये दो जो आपके वैल्यू सिस्टम के पार्ट हैं, ये दोनों एक दूसरे के सामने आ गए और आपको एक्चुअल में इन दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा। आपको या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को चूज करना पड़ेगा या सिविक ड्यूटी को चूज करना पड़ेगा। कोई एक हम कह सकते हैं मिडिल पाथ आपको चूज करना पड़ेगा, रैदर आपको एक वैल्यू चूज करना पड़ेगा। और इसी को हम एथिकल डिलेमा कहते हैं। एथिकल डिलेमा का मतलब क्या है कि ऐसी कोई सिचुएशन जहां आपके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस है और कोई एक चॉइस आप चूज करते हो, तो आप जो है बेसिकली जो दूसरा चॉइस है जो वो वैल्यू सिक्योर करता है, जो चॉइस वैल्यू सिक्योर करता है, उसको आप कॉम्प्रोमाइज कर देते हो। इसीलिए इसे हम एथिकल डिलेमा कहते हैं। तो सिचुएशन आप बताओगे शुरुआत में, द सिचुएशन डेमोन्स्ट्रेट्स एन एथिकल डिलेमा बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू माई फादर एंड माई सिविक ड्यूटी टूवर्ड वुमन एंड चाइल्ड आई हैपन टू नो। ये एक जिस्ट आप बता दिए तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको जो केस स्टडी है वो समझ में आ गई। इसके बाद आप स्टेक होल्डर्स बताओगे और अगर हो सके तो उनके इंटरेस्ट भी बता देना। जैसे यहां मैंने बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बड़े स्टेक होल्डर हो और आपका इंटरेस्ट क्या है, टू पास एग्जाम दिस ईयर। आपके पिताजी एक स्टेक होल्डर है जिनका इंटरेस्ट क्या है, हु वांट्स यू टू एक्सेल इन लाइफ। फिर वो मदर और सन हु आर इन नीड ऑफ इमरजेंसी ट्रीटमेंट, और सोसाइटी एट लार्ज जिसे खुद को प्रिजर्व करना है। सोसाइटी को खुद को प्रिजर्व करना होता है तो उसके जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, यानी जो लोग हैं, उनकी रक्षा करना सोसाइटी का एक तरीके से धर्म होता है। तो ये भी आपका एक स्टेक होल्डर बन जाता है एट लार्ज। तो इस तरह से आपने स्टेक होल्डर बता दिए और उनके इंटरेस्ट भी बता दिए। इसके बाद आप नीचे आओगे और कहोगे कि आपके पास जो ऑप्शन है वो आप बताओगे। आपके पास 3 ऑप्शन हो सकते हैं या 2 ऑप्शन हो सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा कि आप है जो बेसिकली ओवरलुक कर सकते हो सिचुएशन को और अपने एग्जाम को देने जा सकते हो। जो आपका वीकेस्ट ऑप्शन है वो आपको पहले रखना है और फिर जो स्ट्रांग ऑप्शन है वो आपको आखिर में रखना है। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन दे दिया कि आप पहले तो ओवरलुक कर दोगे सिचुएशन को और प्रोसीड करोगे टू गिव योर एग्जाम। तो इसमें मेरिट्स क्या है, इसमें भी मेरिट्स होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें पहला मेरिट है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सन, एज अ स्टूडेंट, उसका आप निर्वहन करोगे, उसको आप बेसिकली कैरी फॉरवर्ड करोगे। तो ये भी एक आपका मेरिट होगा इस पर्टिकुलर एक्शन का। इसके अलावा ये रैशनल एक्शन बन जाता है, यानी आप सोच समझ के काम कर रहे हो, क्योंकि चांसेस है कि आपकी एजुकेशन जो है वो रुक सकती है, क्योंकि आप पहले ही 2 बार फेल हो चुके हो और आपकी जो पिताजी है उनकी इतनी आय नहीं है कि वो उसको कंटिन्यू कर पाए। तो रैशनैलिटी जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट मेरिट बन जाता है। इसके अलावा ये एक तरीके से रिस्पेक्ट भी दिखाएंगे आप अपने पिताजी के फेथ और ट्रस्ट को, यानी आपके पिताजी ने 2 बार फेल होने के बावजूद, इतनी खस्ता हालत होने के बावजूद आपकी एजुकेशन को कंटिन्यू रखा है। तो ही हैज़ फेथ एंड ट्रस्ट इन यू एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ अ शोइंग ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हिज फेथ एंड ट्रस्ट। तो ये जो है आप देख सकते हो, मैंने आंसर्स यानी मेरिट्स देते समय कुछ वैल्यूज जो है उनको मार्क किया है। आपको जो स्टेटमेंट दोगे ट्राई करो कि उसमें कोई वैल्यू रिफ्लेक्ट हो, तो आपका जो आंसर है वो एथिकल आंसर बन जाता है। और वैल्यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एथिक्स के पेपर में, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं हमारे कोर्स में। तो मेरिट्स देते समय आपको वैल्यू भी बताना है और उसका एडवांटेज भी बताना है। अब डीमेरिट क्या होगा, अगर मैं एक्चुअली ओवरलुक कर दूंगा सिचुएशन को और आगे चला जाऊंगा अपनी एग्जाम देने, तो सबसे पहला डीमेरिट है कि मेरी जो ड्यूटी है टुवर्ड माई फेलो बीइंग हु इज इन नीड, इसमें मैं कंप्लीटली फेल हो जाऊंगा। इसके अलावा एक सेल्फिश इंसान के रूप में दिखूंगा और डिवॉइड ऑफ ह्यूमैनिटी, ये 2 चीज़ें आपको दिखेगी, यानी लोगों को दिखेगी आपके अंदर। और फाइनली आप अपनी नज़रों में गिर सकते हो, यू विल लूज सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ हमेशा रहेगी जिसकी वजह से आपके अंदर कॉग्निटिव डिसोनेंस भी हो सकता है। अब ये जो 3 चीज़ें हैं ये इसके डीमेरिट बन जाते हैं। अगेन वी कैन सी, मैंने जो भी वैल्यूज़ है उसको मार्क किया है ताकि जो एग्जामिनर है वो सिर्फ वो वैल्यूज़ देख के समझ जाए इसका डीमेरिट और मेरिट में क्या ये बंदा
एक्चुअली कोट करने वाला है। अब ऑप्शन 2 में मैं बताऊंगा एक मिडल पाथ बताऊंगा या एक्सट्रीम पाथ बताऊंगा। पहले 2 एक्सट्रीम पाथ बता सकते हैं और बाद में एंड में मिडल पाथ बता सकते हैं जिसको आप एक्चुअली फॉलो करोगे। तो सेकंड एक्सट्रीम पाथ क्या है कि मैं मदर और सन को हॉस्पिटल ले जाऊंगा विदाउट बॉदरिंग अबाउट एग्जाम। एग्जाम के प्रति मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, मैं सीधे सीधे उस माता और उसके बच्चे को बचाने की कोशिश करूंगा। तो इसका मेरिट क्या है? सबसे पहला मेरिट है आप अपनी ड्यूटी जो है एज अ सिटीजन वो फुलफिल कर रहे हो ऑफ द कंट्री, करेक्ट। इसके बाद आप कंपैशन शो कर रहे हो टू दी वल्नरेबल और जो आपके पिताजी को प्राउड फील करा सकता है। और थर्ड जो है आप एक एग्जाम्पल बन रहे हो ऑफ लीडरशिप फॉर द यूथ टू फॉलो। अब ये 3 मेरिट है जो आप बता सकते हो। आप ज़्यादा मेरिट भी बता सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि मेरिट और डीमेरिट की जो संख्या है वो ऐसी होनी चाहिए कि मेरिट की ज़्यादा होनी चाहिए, डीमेरिट की कम होनी चाहिए। आपकी जो मेरिट है उसमें जो वजन है वो डिटरमाइन करेगा कि ऑप्शन जो है जो आप कौन सा चूज करोगे। तो ये है मेरिट। पहला मेरिट है कि ड्यूटी टुवर्ड सिटीजन, सेकेंड कंपैशन टुवर्ड वल्नरेबल और मेकिंग फादर प्राउड, और थर्ड है लीडरशिप एज एन एग्जाम्पल यू विल सेट बिकॉज यू आर अ यूथ एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू शुड बी अ लीडर इन द सोसाइटी। डीमेरिट क्या है इसका? तो सबसे जो बड़ा डीमेरिट है कि यू मे फेल द एग्जाम एंड मे नॉट गेट अनदर चांस, यानी यू मे नॉट बी एबल टू अपीयर द एग्जाम। आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि आप कंसिडर नहीं कर रहे हो कि आप एग्जाम में जाओगे, आप उनकी ही मदद करने वाले हो। अब ऑप्शन 3 क्या हो सकता है? ऑप्शन 3 हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे हमें प्रैक्टिकलिटी के साथ चलना है क्योंकि बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम एन IAS ऑफिसर यू कैनॉट वर्क इन एक्सट्रीम्स। आपको हमेशा एक मिडल पार्ट ढूंढना पड़ेगा, एक प्रैक्टिकल वे में दोनों चीज़ कर पाओ, इस तरह से वो आपका जो है आंसर में शो होना चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा हम कह सकते फिजिबल भी ना हुआ बट एटलीस्ट आपका अप्रोच दिखता है उसमें कि आप जो है कोई मिडल पार्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हो और दोनों चीज़ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। तो पहला क्या होगा ऑप्शन हमारा, और थर्ड ऑप्शन क्या होगा हमारा? यू विल take help from the bystander in calling the ambulance and ask your father to come over to take charge of the situation while you rush to the exam center। यानी आप bystander से हेल्प लोगे, उनको एम्बुलेंस में बिठा के आप ट्राई करोगे ले जाना और बीच में ही आप अपने पिताजी को कॉल करोगे कि ऐसी ऐसी सिचुएशन हुई है और आपकी हेल्प ज़रूरी है क्योंकि मुझे एग्जाम सेंटर भी जाना है। और जैसे ही आपके पिताजी आ जाते हैं यू विल रश टू द एग्जाम सेंटर और यू कैन take the help of your father to go to the exam center while the person who is injured is taken care of। तो ये एक तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच होगा। अब इसमें आप मेरिट गिनाओगे कि ये जो एक्ट है ये एक तरीके से प्रूडेंस वाला एक्ट है, प्रैक्टिकल एक्ट है, यानी यहाँ पे विजडम दिखता है आपका, वो भी प्रैक्टिकल विजडम। और ये जो चीज़ है ये सबसे इंपॉर्टेंट है एक सिविल सर्विस के सर्वेंट के लिए कि विजडम भी हो, वो भी प्रैक्टिकल विजडम होना चाहिए। और इसमें आप देखोगे जो ऑप्शन 2 के सारे मेरिट्स आ जाते हैं जो हमने देखे ऑप्शन 2 के मेरिट्स यहाँ पे, जैसे ये ड्यूटी ऑफ सिटीजन भी फुलफिल करता है, कंपैशन भी शो करता है, आपके पिताजी को प्राउड भी फील हो, डांट भी पड़ सकती है, यू नेवर नो, बट प्राउड तो फील होगा एट द एंड। इसके बाद आप लीडरशिप क्वालिटी भी आप शो कर रहे हो, तो यू कैन मेंशन दैट। और फिर डीमेरिट में क्या है कि यू मे नॉट बी एबल टू रीच सेंटर इन टाइम। वो भी हो सकता है कि आपने ट्राई किया उनको पहुंचाने का, फिर आप वहां पे एग्जाम सेंटर में जाने की कोशिश कर रहे हो बट यू मे नॉट बी एबल टू रीच, दैट कुड बी अ डीमेरिट। अब आप बताओगे कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे और आप रीजन दोगे। अब जब मैंने आपको बताया था कि आपको वैल्यूज बताने, उसका यूज जो है वो इस पार्ट में आएगा। आप बताओगे जो लास्ट ऑप्शन है वो आप चूज करोगे। आप डेफिनेटली जो लास्ट ऑप्शन है वही, क्रोनोलॉजी ऐसी रखनी है कि लास्ट ऑप्शन ही आपका फाइनल ऑप्शन होगा, क्योंकि जब आप लिखोगे यहाँ पे आई विल चूज ऑप्शन 3 सो द एग्जामिनर कैन क्विकली गो बैक ऑन ऑप्शन 3 एंड इट इज विजिबल टू हिम, ही डज नॉट हैव टू चेंज पेजेस। अदरवाइज आपको ऑप्शन जो है जो आप करने वाले हो एक्शन उसको पूरी तरह से यहाँ पे स्टेट करना पड़ेगा कि आई विल एक्चुअली हेल्प द बाय स्टैंडर्ड, टेक द हेल्प ऑफ बाय स्टैंडर्ड एंड कॉल माई फादर। ये सब लिखने के बजाय आप जो लास्ट ऑप्शन है उसी को आपका फाइनल ऑप्शन रखें ताकि एग्जामिनर के लिए भी सहूलत हो जाए। तो आप जब बताओगे कि ऑप्शन 3 आप क्यों चूज कर रहे हो, तब आप सारी रामायण नहीं बताना शुरू कर दोगे कि उसके मेरिट्स क्या है वगैरह वगैरह। आप सिर्फ वही चीज बताओगे, यानी उस वैल्यूज को बताओगे जो आप सिक्योर करते हो बाय गिविंग दैट ऑप्शन। तो आप बताओगे आई विल चूज ऑप्शन 3 बिकॉज इट इज कंपैशनेट, रिस्पॉन्सिबल, ह्यूमेन, प्रूडेंट एंड प्रैक्टिकल एक्शन। अब आपने देखा कि मैंने कैसे जो मेरिट्स है उसके उसी के वैल्यूज को यहाँ पे कोट कर दिया, तो इससे पता चल जाता है कि हम एक्चुअली क्या सिक्योर कर रहे हैं, और वैल्यूज ही सिक्योर करने होते हैं हमारे एक्शंस में। और इट विल बिल्ड इन मी क्वालिटी ऑफ लीडरशिप विच विल हेल्प मी इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम विच इज लाइफ। तो लाइफ जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है हमारे लिए, और हम ये जो हमारे सामने जो हिकअप्स आते हैं उसमें हम उसे कैसे फेस करते हैं ये डिटरमाइन करता है कि हम आगे जाके कैसे इंसान बनेंगे। और जो अल्टीमेट एग्जाम होता है किसी भी इंसान का वो है कि आप कैसे इंसान बनते हो। तो इस तरह से आप
आपने एथिकल बेंट दे दिया पूरे आपके आंसर्स को। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वैल्यूज कोट करने हैं और आपके आंसर में जो जस्टिफिकेशन है उसमें भी वैल्यू ही दिखना चाहिए। अब कंक्लूजन में मैंने जैसे कहा कि आप बता सकते हो कि ये जो डिलेमा आता है इस इंसान के सामने वो क्यों आता है। सबसे पहले तो आप किसी की मदद करते हो तो सबसे पहला डर ये होता है कि इसमें पुलिस केस तो नहीं हो जाएगी, इसके अलावा आपका नुकसान तो नहीं हो जाएगा, आपका टाइम तो नहीं वेस्ट हो जाएगा, और आप ही पे कोई इल्ज़ाम ना आ जाए। क्योंकि कई बार ऐसी जगहों पे आप देखोगे जो बाय स्टैंडर्ड होता है उसी को ज़्यादातर इंटरोगेट किया जाता है, बिकॉज दे वांट टू गेट आउट द राइट इन्फॉर्मेशन, सो इट बिकम्स अ काइंड ऑफ अ हसल फॉर यू। तो कंक्लूजन में आप क्या कहोगे कि ये जो एक्सीडेंट्स है ये अवॉइड किए जा सकते हैं बाय द पर्सन हु हैज मेट एक्सीडेंट बाय बीइंग अ विजिलेंट होना पड़ेगा, और जो गवर्नमेंट है उसको सेफ्टी मेजर्स इंस्टेट करने पड़ेंगे। अगर ये दो चीज़ें कर ले हम, तो जो हम डिलेमा की बात कर रहे हैं कि जो हमारे सामने डिलेमा आता है हमेशा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसमें हमें हम कह सकते हैं इसको एंड किया जा सकता है बाय द सोसाइटी एंड द स्टेट एंश्योरिंग कि जो गुड समार्टियंस है उनको रिवॉर्ड और कंपनसेट किया जाए फॉर देयर सैक्रिफाइस। तो दो चीज़ें हमने कंक्लूजन में कही, यानी विजिलेंट तो इंसान को अपने एंड से होना होगा, स्टेट को सेफ्टी मेजर्स इंश्योर करने पड़ेंगे, और अगर डिलेमा को दूर करना है हमें तो हमें ऐसी सोसाइटी और ऐसा स्टेट बनाना चाहिए जहां पे गुड समारिटन्स को रिवॉर्ड और कंपनसेट किया जाए फॉर देयर सैक्रिफाइस। तो ये डिलेमा ही नहीं आएगा। तो इस तरह से आप इसे कंक्लूड कर सकते हो। हम क्विकली रिवाइज करते हैं, हमने क्या देखा है। हमने इसके लिए एक स्टडी देखी है जहां पे एक एथिकल डिलेमा से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो अप्रोच हमने देखा कि कैसे अप्रोच करेंगे। इंट्रोडक्शन देंगे हम बाय गिविंग अ जिस्ट, फिर स्टेक होल्डर बताएंगे इफ पॉसिबल विद देयर इंटरेस्ट। इसके बाद आप ऑप्शंस देंगे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स गिनाएंगे, और एट द सेम टाइम आप वैल्यूज भी कोट करेंगे, क्योंकि आपका जो आंसर है वो एथिकल दिखना चाहिए, और जो वैल्यूज है उसके एंड में भी यूजफुलनेस होती है। यानी जब आप ऑप्शन 3 चूज करते हो तो आप सिर्फ उन वैल्यूज को कोट कर सकते हो एंड यू विल बी एबल टू जस्टिफाई योर आंसर। कंक्लूजन में हम थोड़ा सा मेजर दे सकते हैं, अगर उस केस स्टडी जो भी केस स्टडी उसके कुछ मेजर्स हो सकते हैं, कुछ तो ऐसे प्रोविजंस किए जा सकते हैं बाय द सोसाइटी एंड द स्टेट सो दैट दोस इश्यूज डू नॉट अकर। तो इस तरह से इस पर्टिकुलर केस स्टडी को हम एंड कर सकते हैं। तो ये तो रहा केस स्टडी। इसके साथ मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूँ, जैसे अगर आप जीएस मेंस क्रैश कोर्स अवेल करते हो फ्रॉम स्लीपी क्लासेस, जो आता है अराउंड 5999, तो इसी तरह के क्वेश्चंस को हमने डिटेल में कवर किया है। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो क्वेश्चंस थ्रू होगी। 5 क्वेश्चन हर रोज कराए जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप होगा आपके लिए। आपके पास 300 टॉपिक जो है उसके इंपॉर्टेंट इश्यूज के हम Q&A फॉर्मेट में आपको आपकी जो स्टडी है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसके अलावा अगर आप जो है मेंस टेस्ट सीरीज लगाना चाहते तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट मेंटरशिप बेस्ड टेस्ट सीरीज होगी। टेस्ट जो है वो अलाइंड होगी विद यूपीएससी एग्जाम पैटर्न। आपको सेक्शनल 8 टेस्ट और फुल लेंथ 4 टेस्ट मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशंस और मॉडल आंसर्स मिलेंगे, और डिटेल फीडबैक मिलेगा विद टाइमली इवैल्यूएशन ऑफ टेस्ट बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स यानी सर्विंग ऑफिसर्स। तो आप रीच कर सकते हो ऑन द नंबर 8008903043, और ये जो टेस्ट सीरीज है वो है केवल 6999 में। और फाइनली आप हमारे जीएस स्टडीज मेंस 2022 के स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप का भी हिस्सा बन सकते हो, जहां पे आपको मेंटरशिप मिलेगी बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। Q&A फॉर्मेट में 300 से ज़्यादा इश्यूज को कवर किया जाएगा। 12 टेस्ट होंगे, 8 सेक्शनल, 4 फुल लेंथ, 5 क्वेश्चन डेली, और डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। और ये आप अवेल कर सकते हो 10,999 में, और आप हमारे साइट पे जा सकते हो या हमें कॉल कर सकते हो टू गेट मोर डिटेल्स। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक्स एंड बाय।